नमस्ते। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं दिव्यांग और उसमें भी दृष्टिबाधितों के ऊपर। हमारा नाम गोपाल है आपके दोस्त और दोस्त दिव्यांग शब्द की उत्पत्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत जोरदार तरीके से की गई थी, लेकिन इसका कितना प्रभाव है ये तो आप सभी देख रहे होंगे। लेकिन उसमें भी दृष्टिबाधितों की एक अलग समस्या होती है और उनके अलग मकाम होते हैं। उन्हें अलग जरूरतें भी होती हैं। ऐसे में उनकी क्या क्या जरूरतें हैं और क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लवली ग्रोवर जो स्कूल में अध्यापक हैं, विनय दुबे जो एसबीआई में पीओ के पद पर कार्यरत हैं, और शिव कुमार जो यूको बैंक में पीओ के पद पर कार्यरत हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दृष्टिबाधितों की जो समस्याएं हैं और उनकी एक अलग मांग भी होती है, और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार होता है, एक देखने योग्य तो नहीं होता, कभी कभी तो वो बहुत ज्यादा ऑफर्ड फील करते हैं और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं पर प्रस्तुत कर हम लोग आपको दिखा देंगे। जी लवली जी। जी, आप रिपीट करेंगे क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस हो रही थी। डिस्टरबेंस बहुत। दृष्टिबाधितों की जो समस्याएं हैं और उनके जो अपने अपने अलग मकाम हैं, और जो फिर उसके बाद वो डिप्रेस हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी हाईली रिएक्ट करते हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं को कैसे देखना चाहिए? ओवर टू यू। पहली बात तो यह है कि जो दृष्टिबाधित समाज के अंदर दृष्टिबाधित की एक अपनी जो पहचान है वो काफी बहुत अच्छी तो है, लेकिन उसमें जो समस्याएं हैं, जो आपने बात की कि किस तरीके की समस्याएं हैं, चाहे वो अ, जब वो स्कूल में मतलब विद्यालय में आते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो विद्यालयों के बारे में भी, जो स्पेशल स्कूल हैं उनके बारे में भी उनके माता पिता को नहीं पता होता है। तो ये समस्या एक ऐसी समस्या है जो कि काफी जटिल समस्या है, और इससे आज भी हमारे कई दिव्यांग मतलब दृष्टिबाधित साथी शिक्षा लेने से वंचित हो जाते हैं। अब जब वो शिक्षा लेने से वंचित हो जाते हैं तो एक जो उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए या हो सकता है वो नहीं हो पाता, और फिर या तो वो नौकरी में भी नौकरी नहीं मिलेगी अगर आपने शिक्षा ग्रहण नहीं की, तो वो फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर जब बड़े हो जाते हैं तो उस तरफ जाना पड़ता है उन्हें। और जब उस तरफ जाना पड़ता है तो फिर वहाँ पे जटिल समस्या है, क्योंकि ज्यादा कमाने को नहीं है उधर। कुछ सीमित क्षेत्र है जहाँ पर वो अपने रोजगार पा पाते हैं, और वो सीमित क्षेत्र उनको उतनी कहूँ कि मतलब उतना उन्हें मूल्य नहीं देता। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है जो कि भारतीय समाज में, या हम भारतीय समाज की अभी यहाँ बात कर रहे हैं, तो उसमें ये समस्या जब तक प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा तब तक दिक्कतें, और प्रचार प्रसार खास तौर से उन्हीं स्पेशल स्कूल आपने पे ही। शिक्षा और समाज की बात की और उसमें भी बहुत सी समस्याएं आपने गिनाई। ऐसे में शिव कुमार जी, मेरा आपसे सवाल है कि जो दृष्टिबाधितों के बारे में कहा जाता है कि वो तो बहुत अच्छा गाते हैं और इसी तरीके को देखा जाता है, तो फिर ये शिक्षा का प्रचार कैसे हो? कहीं ना कहीं समाज इस चीज को देखता है कि आप तो संगीत में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आप एक अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, इसमें उनको आज भी संदेह होता है। ओवर टू यू।
मैं थोड़ा सा इतिहास की ओर ले जाऊंगा। सबसे पहले जब वैलेंटिन होए ने 1786 में स्कूल खोला पेरिस में, और दृष्टिबाधितों के लिए, क्योंकि उससे पहले चीजें क्या थी कि दृष्टिबाधित एक समाज में काफी हेय दृष्टि से दृष्टिबाधित को देखा जाता था, और उसकी एक ही आजीविका उस समय थी, विश्व के अधिकतर देशों में बल्कि, मांगना खाना। और उससे उबारने के लिए वैलेंटिन होए का प्रयास बहुत सराहनीय है। और उस टाइम भी यही था कि दृष्टिबाधित गाता बजाता था। और बाद में धीरे धीरे, आप लुई ब्रेल से तो अच्छी तरह हम सभी वाकिफ हैं, जिन्होंने एक लिपि दे करके हमको इतना आगे बढ़ाया और अपने पैरों पर खड़ा किया। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो बहुत सी जगहों पर, जैसा कि आपने कहा गाने बजाने की, कई बार जब आप ये भी कहेंगे कुछ जगहों पर कि भाई हम यहाँ कार्यरत हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं, अब उनकी अशिक्षा ही कहिए कि वो इतना तक नहीं जानते कि जिस सेक्टर में आप कार्यरत हैं वहां संगीत का लेना देना क्या है। मान लीजिए कि आपने बताया कि भाई बैंक में हैं, तो भी कई लोगों का यह क्वेश्चन हो सकता है, क्रॉस क्वेश्चन, कि अच्छा संगीत उंगीत का भी है क्या कुछ वहां। तो उसको क्या कहें, एग्जैक्टली शब्दों में कहें, खरे शब्दों में, तो वो उनकी मूर्खता है या नासमझी का परिचायक है। तो आज भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि आप गाने बजाने का ही कुछ काम करते होंगे, और वो कभी ये स्वीकार नहीं कर पाते, या उनको मालूम ही नहीं कि शिक्षा में दृष्टिबाधित दृष्टिवानों के समान या कई बार तो उनसे भी आगे खड़ा होता है। तो जैसा कि आपने कहा, उनकी नासमझी का एक उदाहरण देखने को मिलता है, और दृष्टिबाधित दृष्टिवानों के साथ या फिर उनसे आगे खड़ा होता है। ऐसे में विनय जी, आप ये मुझे बताएंगे कि जो दृष्टिबाधित होते हैं उनको अपनी हर जगह पर एक अलग तरह से की छवि दिखानी पड़ती है, या हर जगह उनको प्रूव करना पड़ता है। लाइक कि आप अगर एक अच्छे अधिकारी बन भी जाते हैं तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं शिक्षा होने के बाद भी आपको आपके बराबर की सहपाठी मिलना या सहसंगनी मिलना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? ओवर टू यू। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है कि आपके डिपार्टमेंट में या आपके जीवन में आप कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, आपको उस योग्यता के आधार पे या वो सम्मान या फिर वो पहचान प्रॉपर नहीं मिल पाती है, चाहे वो किसी चीज में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उसके पीछे जो मेन रेशनल और मेन जो कॉजेस हम ढूंढें, तो वो ये दरअसल क्या है कि इस तरह से हमने किसी को भी, मतलब पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ है नहीं आपकी शिक्षा में, या हमारा जो कल्चर है वो उस तरह का नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, आप जो स्कूल्स हैं वो भी किस लेवल के हैं, आप रूरल तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो हाई अधिकारी भी हैं उनको भी जो एरिया वो लोग दौरा करते हैं, वो भी बाहर बाहर से देख करके चलो भाई ये बच्चे हैं। साथ में जो आपका डिपार्टमेंट है, आपकी कहीं भी जॉब करते हैं, तो वो भी ऐसी ट्रेनिंग्स या फिर ऐसे वो लोग, उनको पता ही नहीं होता कि जो बंदा आया। अभी एक बात है कि लोगों को ये नहीं पता कि संगीत एक आर्ट है, कला है, जो किसी के भी गले में आके बस और फंस सकती है, और कोई भी गा सकता है, सिंपल बात है। लेकिन वो उन्होंने ऐसा मान लिया क्योंकि वो रूढ़ हो गया लोगों के मन में। और बेसिकली है क्या कि वो एक ऐसा पार्ट है जिस जो कि आपके आवाज के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो बाकी सारी चीजें हैं वो बाद में आई हैं, इंडिपेंडेंस से क्षमा पहले भी कीजिएगा, मैं लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि किसी के गले में फंस या बस सकती है, लेकिन इस सवाल का मुझे कहीं आधार नहीं दिखता। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि ज्यादातर जो संगीतकार हैं वो तो नॉर्मल हैं, यानी पूरी तरह से दृष्टिवान हैं, और वो कहीं ना कहीं ज्यादा आप हाईलाइट होते रहते हैं। ऐसे में आपका ये कहना कि कहीं भी बस और फंस सकती है, तो फिर ऐसे में ये दृष्टिवादों की तरफ इस तरह का रुख कैसे? बोलता हूँ, एक रूढ़ हो गया। जैसा मैंने कहा था ना, ये रूढ़ हो गया लोगों के दिमाग में ऐसा कि वो जो बाकी लोग हैं उनको पर्सनली, आपको उन लोगों ने एक लोकल लेवल पर समझ लिया।
ओके, तो जैसा कि कहा आपने कि ये रूड हो गया है और काफी दूसरा जो ज्यादा। मैं डिपार्टमेंटल बात कर रहा था, तो उसमें लोग ऐसे अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। और अवेयरनेस से बाकी जो आप दूसरी बात कह रहे थे, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब लोगों को ये पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी लेवल थोड़ा सा चीजें बढ़ी हैं कि दृष्टिबाधित भी उसी आधार पे पढ़ सकता है और आगे बढ़ सकता है और लोगों की हेल्प कर सकता है, क्योंकि लोग इसके लिए एक आधार बनाते हैं कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो दूसरा मुझे मेरी हेल्प कैसे करेगा। तो इसको फोकस बना करके ज्यादातर लड़के लड़कियां दूर होते हैं। इसका दूसरा भी कारण एक होता है कि वो दूसरा व्यक्ति उनको क्या सोचेगा, क्या देखेगा, इसकी परवाह ज्यादा होती है और सबके मन में झिझक होती है। इवन के दृष्टिबाज के मन में भी झिझक होती है कि वो किसी को पहले बोलता है तो किस आधार पे बोलेगा, शुरुआत में वो क्या बोलता है या दूसरे का रिएक्शन क्या आएगा। तो ये भी कारण होता है जिसके आधार पे लोग जो है वो जुड़ना कम चाहते हैं कि हम शुरू कैसे करें इनसे बोलना या जानना। ठीक है, मेन कारण ये भी होता है जिसको कि कहीं ना कहीं हम एजुकेशन से दूर कर सकते हैं और लोगों को इसके बारे में भी अवेयरनेस ला करके हमें कम करने की कहीं ना कहीं संभावना दिखती है काफी सारी। लवली जी, आप जैसे कि विनय जी ने कहा कि कुछ कारण हैं, जैसे कि वो ये नहीं तय कर पाते कि कैसे पहचान करें हाँ या ना, या फिर पहले कैसे बोलें। ऐसे में आप मुझे बताइए, आप लोगों का जो प्यार होता है वो किस तरीके का अलग होता है, और कैसे वो एक तरह से आप उसको जाहिर करते हैं, अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो। क्या आप अपने किसी दोस्त की मदद लेते हैं या फिर आगे कुछ एक अलग तरीका अपनाते हैं? ओवर टू यू। आपका जो प्रश्न है काफी अच्छा है, और एक्चुअल में जब प्यार की जब बात कर रहे हो आप, उसमें अगर आप पूछना क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर वो दृष्टिवान से है, दृष्टिबाधित वर्सेस दृष्टिवान, वो या कम्युनिटी के अंदर, वो एक आप थोड़ा क्लियर कर दो। नहीं नहीं, प्यार जैसे किसी से भी हो सकता है ना, मान लीजिए हाँ, दृष्टिबाधित का दृष्टिवान ठीक है। से ही हो गया, ऐसे में आप तो कैसे करेंगे? और दृष्टिवाद का भी आप मुझे दोनों का बताएं। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो ये मानसिकता बन गई, जो विनय जी ने कहा कि एक मानसिकता बन गई है, और वो मानसिकता अगर दृष्टिवान समाज में बनी है, तो दृष्टिवादी समाज में भी बन गई है कि हमें तो इस तरीके से देखा और सोचा समझा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर उसको कोई कोई भी पसंद आता है, तो वो बड़ा झिझक फील करते हुए कई बार वो ये सोचता है वही, कि अगर मैंने बात की इस बारे में, तो क्या मुझे सामने से क्या मिलेगा जवाब। मतलब ये दृष्टिवादी वर्सेस दृष्टिवान की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये एक बहुत बड़ा उनको असमंजस में रहते हैं कि, क्योंकि एक्चुअल में मानसिकता बन चुकी है कि अगर ये दृष्टिवान साइड से मानसिकता बनी है, तो दृष्टिवादी के मन में भी वो मानसिकता बन चुकी है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो। हाँ, जब वो दृष्टिबाधित के साथ ही उसका प्यार बढ़ता है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील कर पाता है, और वो जो उसको कहना है अपने साथी से, वो कहने की थोड़ी सी वो मतलब मतलब कहने का साहस रख पाता है। तो ये चीज है। और दूसरी चीज एक और बताना चाहता हूँ कि मान लो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रख ही पाएगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। तो वहां पे वो दोस्त का भी दोस्त की भी मदद ले सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो दोनों वे में जा सकता है दोस्ती के। तो ऐसे में वो दोनों वे जा सकता है। विनय जी, आप हमारे दर्शकों को अगर बता पाएं कि अगर आप कोई किसी एक्सपीरियंस से या किसी और तरीके से जो समझाना चाहें कि जो ये तरीका होता है कि मान लीजिए दृष्टिबाधित अगर प्यार करता है तो कहीं ना कहीं वो दोस्तों की मदद लेता है, और लवली जी जैसे कह रहे हैं कि वो एक दूसरी तरफ भी जा सकता है। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो या फिर आप किसी और तरीके से बताना चाहें इसमें, इसकी फिर ये कैसे ये तय करे कि वो जिससे प्यार करता है वो उससे मिल जाए, या फिर जो दोस्त है वो उसको धोखा दे रहा है।
ओवर टू यू। देखिए, पहचानने के तरीके में जैसा आपका क्वेश्चन है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तरीका दृष्टिबाधित दृष्टिबान का लगभग सेम होता है। हाँ, लेकिन एक्सप्रेशन जो जताने तरीका है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि बेसिकली दृष्टिबाधित का जो टच सेंस होता है वो बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। देखिए, एक अगर आप कहते हैं एग्जाम्पल की बात, तो मैं आपको एग्जाम्पल छोटा जरूर दूंगा। सबसे पहले कुछ बातें और भी हैं जो कि अगर आप सच में फील करते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके प्रति क्या सोचता है, तो कहीं ना कहीं आप उसके आसपास होते हैं, तो दूसरे का जो आपके प्रति रिएक्शन है वो बहुत कुछ देता है। एक तो सहानुभूति होती है, दूसरा आपके प्रति आकर्षण होता है। और सहानुभूति और आकर्षण में एक बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि आप ये देखें कि बाकी लोगों के सामने और अकेले में ये दोनों ही कंडीशन अलग अलग होती हैं। जब भी सहानुभूति होगी तो बोलने का लहजा आपका अलग होगा। लोगों से आपको आप दूसरे सुनते हुए मिल जाएंगे किसी लड़की से, अरे रुक जाए, इनको छोड़ना है यार, तब वो रिस्पेक्ट वाली भाव होगी। आपको आपके नाम घर में जी लगाएंगे या कुछ इस तरह की बात करेंगे। जबकि अगर कोई बराबर सोचता है आपके बारे में या फीलिंग बराबर वाली आती है, तो फिर वो आपको एज ए फ्रेंड नॉर्मल नाम से या फिर इस तरह की ट्रीट जो है करने की संभावना दिखती है साफ साफ। उससे आप एक तो समझ सकते हैं कि इस तरह की बात आ रही है। दूसरा ये कि अब आप जब अकेले में चल रहे हैं, तो आपको कोई अगर हेल्प करने चल रहा है तो आपका हाथ कहाँ पकड़ता है, ठीक है। अगर सच में दोस्ती है दोनों की, उसके प्रति कहीं ना कहीं 15% 20% भी दूसरे प्रति आपके प्रति थोड़ा झुकाव है, तो वो एक उंगली पकड़ के चलने वाली फीलिंग नहीं आती है। फिर वो आपको प्रॉपरली हाथ पकड़ के, और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं, बल्कि आपको इस तरह से लेके जाएंगे जैसे बराबर में चलना है हमें, तो वो हम उसका साहचर्य या वो भी उसका साथ महसूस करते हैं। तो अब हाथ पकड़ने वाली फीलिंग तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा जब भी फील किया है, आपको बता देता हूँ कि जब मैंने अपने कॉलेज टाइम में कभी भी अपना कॉलेज टाइम निकाला, तो एक दो लोगों का मैंने देखा साथ में, क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, इसलिए किसी का नाम लेना किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे ये उसके अपने कहीं ना कहीं निजता का उल्लंघन है, तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी एक लोग हाथ में रहा हूँ, तो उनका जो साथ रहा है, आपके यहाँ डाटा शेयर करना, डाटा के साथ में भी अपना समय रहे ना रहे, लेकिन वो आपके लिए सुबह सुबह आ जाएं, आपकी एक आवाज उनको आदेश टाइप का लगे और अपना काम मान करके आपका काम करें, इस तरह की फीलिंग आती, तो आप कहीं ना कहीं समझ लेंगे दूसरे के प्रति भी आप उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप अपना रिएक्शन जो है पॉजिटिव रख करके और आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा आप समझें। शिव कुमार जी, आपका इसके बारे में क्या विचार है? क्योंकि जैसा विनय जी ने बताया कि ये एक अलग फीलिंग होती है, तो देख आपको क्या लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आकर्षण और सहानुभूति, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक सहानुभूति तो एक डॉक्टर भी रख सकता है, नर्स भी रख सकती है। आकर्षण तो आपका किसी अपने दोस्त के प्रति होगा या नहीं होगा, ये बहुत ही अलग तरह का किस्म का सवाल हो जाता है, क्योंकि वो फिर कहीं, क्योंकि आकर्षण ये केयर में भी आ जाता है, जो आपकी केयर करता है। व्हाट इज योर टेक? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि समाज में जितना इंक्लूसिवनेस होना चाहिए उतना है नहीं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जो सोशल बैरियर है, भले शहरों में एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि लड़कियों का भी और लड़कों का भी विजुअल इम्पेयर्ड को लेकर के एक प्रोटेक्शन और सहानुभूति काफी रहती है, और वो लोग बहुत हेल्प भी करते हैं, खास करके दिल्ली जैसी जगहों में, महानगरों में, जिसकी आप छोटे शहरों में कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन बराबरी पर जिस तरीके से एक दृष्टिवान के साथ बिहेव करता है, उसी तरीके से दृष्टिवान दृष्टिबाधित के साथ भी करे। हम उम्र की बात मैं कर रहा हूँ, हम उम्र के लड़के लड़कियां, वो बहुत कम देखने को मिलता है। इसके पीछे सोशल बैरियर भी बहुत है, जैसा कि लवली जी और विनय जी ने भी कहा। सबसे बड़ी उसको ये रहती है कि यार, अगर हम इसके साथ हो जाते हैं तो सोसाइटी हमें क्या कहेगी। आज भले शहरों में कम जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि हमारा अगर अगर मान लीजिए कि हम देख नहीं सकते, नहीं, जो दृष्टिबाधित है, कहीं ना कहीं एक जो कमी है
वो क्या है कि उसको सामने वाले से कमतर बनाती है कहीं ना कहीं। जैसे सपोज करिए कि एक ड्राइविंग के लिए दोनों को जाना है, और चूंकि वैसे फीमेल भी गाड़ियां चलाती है, लेकिन आज के मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अधिकतर क्या है कि जब मेल भी हो साथ में तो मेल ज्यादा ड्राइव करेगा, फीमेल कम ड्राइव करेगी, और कहीं ना कहीं वो उसके साथ ज्यादा प्रोटेक्ट फील करती है। तो ऐसी स्थिति में जब अगर सामने वाला विजुअली इम्पेयर्ड हो तो उसको कुछ हद तक समस्याएं जरूर रहती हैं, कुछ ख्वाहिशें उसकी अधूरी रह जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी ख्वाहिशों को पीछे छोड़ करके और एक विजुअली इम्पेयर्ड में जो खूबियां उनको लगती हैं उसके उसको मान करके, उसको भांप करके, उसको स्वीकार करके और वो उसके साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बात सही है कि ऐसे लोग कम ही होते हैं। लेकिन दृष्टिवान और दृष्टिबाधित के बीच में थोड़ा सा बैरियर्स जरूर रहता है जो दोनों को ही एक दूसरे की ओर बढ़ने नहीं देता। कुछ लोग बैरियर्स अपवाद जरूर रहता है जो दोनों को एक दूसरे के प्रति बढ़ने नहीं देता और खूबियों को कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं और वे अपनी ख्वाहिशों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। मुझे लगता है ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो कभी ना कहीं उनके मन में कुछ रहता होगा। खैर, हम बहरहाल बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं आरपीडी एक्ट की। लवली जी, आप मुझे बताइए, जो पुराना कानून था उसमें ऐसी क्या खूबी थी और क्या कमी थी जो आरपीडी एक्ट 2016 लाना पड़ा? देखो, एक बात है कि 3% का शायद हमारा पहले 1995 में जो एक्ट बना था उसमें 3% का प्रावधान था। अब 2016 में उसको आप बढ़ा के 5% करते हो। सबसे बड़ा जो फर्क है, ये तो एक ऐसा फर्क है जो कि इसमें डिसेबिलिटी और भी जुड़ी है, 21 प्रकार की है शायद, जिसमें हमने जो हमने शामिल नहीं किया था पहले। जब हम शामिल करेंगे तो रिजर्वेशन भी थोड़ा दृष्टिबाधितों को बढ़ाएंगे। इससे क्या फायदा हो रहा है? आप इस पर अपना प्रकाश डालें। मैं वही कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा बड़ा फायदा हुआ नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें कैटेगराइज हो गया है पार्शली वर्सेस, मतलब जो कुछ देख सकते हैं और जो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, उनके वर्सेस मतलब उनके बीच में डिवाइडेड हो गया है कि इतना इतना आपको मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वह भी मतलब एक समस्या वाला है। डिस्टर्बेंस आ रही है बीच में। अपना हेलो हेलो। माइक्रोफोन म्यूट करें। जी लवली जी। तो कहीं ना कहीं वो फिर दिक्कत, हाँ, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत तो है कि उसको आपने बढ़ाया है, लेकिन फिर भी वो समस्याएं, क्योंकि अब वो इम्प्लीमेंट जो क्या बोलते हैं उसे आप, जो आपका जो एक संभावनाएं बढ़ी है, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है वो हर जगह एप्लीकेबल होता है, नौकरियों में, शिक्षा में, अगर आप कहीं अपना दाखिला लेते हैं उसमें भी, तो कहीं ना कहीं फायदा तो हुआ है। तो फायदा क्योंकि हुआ है रिजर्वेशन में और एजुकेशन में। विनय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि 2006 आपका यूएनसी पीआरडी जो एक्ट आपका आया है, क्या ये उसकी गाइडलाइंस को फुलफिल करता है 2016 का एक्ट? ओवर टू यू। जी हाँ, बिल्कुल। एक बात बहुत सी आपने उठाया कि जो भारत 2006 में यूनाइटेड नेशन के सदस्य के रूप में पहले आ गया था, और उसके बाद उसके गाइडलाइन जो उसने प्रॉपरली भारत ने साइन किया कि जो आपके यहाँ है वो हमारे यहाँ भी होगा, तो उसके अमेंडमेंट के साथ में बिल्कुल ये बिल आया, और इसमें आपको प्रोटेक्शन वगैरह भी मिला है जो कि पहले वाले बिल में नहीं था। जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का जो था उसमें ये प्रोटेक्शन का क्लोज नहीं था इसमें। और इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें लागू होंगी और भारत में चीजें लागू हो जाएंगी, वो बिल्कुल उस समय के वर्तमान पीएम ने इस पे काफी फोकस किया था। तो एक तरह की नेशनलाइज रूप से जो इश्यूज हैं उस पर बिल्कुल ये फोकस हो गया है। ये अलग बात है कि उन
हमने साइन किए हैं और हम उसको कागजों में ले आए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पे उस पे हमने बहुत अधिक प्रकाश डाला नहीं है। और इस बिल को पास हुए लगभग 4 साल हो गए हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम अभी भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के कंडीशन में नहीं आए हैं, क्योंकि उसके पीछे हमने केवल उस बिल को लाया है। उस बिल के जो फायदे हैं या इसके लाने से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा, उस पर हमने कुछ नहीं किया है। ऐसा कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कुछ नहीं किया, और जो हमारी संस्थाएं हैं उन्होंने भी इस पर कोई खास फोकस नहीं किया, अवेयरनेस कोई नहीं जारी की है, या लोगों के मन में इसका की कोई फीलिंग नहीं लाई कि लोग इसका प्रचार प्रसार करें और लोगों तक पहुंचाएं कि हाँ भाई, आपके राइट्स जो है वो बढ़ गए हैं, और आप अगर आपको दिक्कत आती है तो आप उसके खिलाफ या उसके अपने उसके लिए सपोर्ट के लिए आप कहीं ना कहीं इसका सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है बाकी इस तरह की चीजें भी हमारे लिए बिल भी है। खासकर एजुकेशन लेते हुए भी लगभग लोग इससे छोटे शहरों में वंचित रह जाते हैं। मैं तो अनपढ़ या जो कम पढ़े लिखे हैं मैं उनकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो बिल जान ही नहीं पाएंगे। जो पढ़े लिखे हैं और बड़े शहरों में नहीं आ पाए हैं, वो इन सब चीजों से काफी दूर रह जाते हैं। इसलिए इस बिल का बेनिफिट तो है निश्चित रूप से कुछ परसेंट लोगों को ही, लेकिन अभी भी इससे लोग बहुत दूर हैं। तो बहुत दूर है, और लेकिन आप मानते हैं कि बेनिफिट फिर भी है। शिव कुमार जी, मुझे ये बताइए कि ये जो बिल आया है उसके बाद भी विनय जी ये कह रहे हैं कि इसमें आपको प्रोटेक्शन भी है। तो ऐसे में जो अभी भी 4 साल हो गए हैं, लेकिन हम ऐसा देख पा रहे हैं डेटा में कि आज भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और जॉब की नौकरियों में जो उनकी उपस्थिति है वो बिल्कुल बहुत ही नाम मात्र की होती है। ऐसा क्यों है? देखिए, कई बार क्या है, कुछ चीजें कागजों में दिखाई देती हैं लेकिन हकीकत में आपको धरातल पर दिखाई नहीं देगी। वास्तव में जो ये आरपीडी एक्ट है उसमें प्रावधान तो बहुत हैं, और सबसे बड़ी बात जो है कि वर्क स्थल पर जो अगर विजुअल इम्पेयर्ड के साथ किसी तरीके का हरासमेंट होता है उसके लिए भी दंड का प्रावधान है, जो हमारा चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटीज होता है, खैर वो पहले भी था, उस तक आप पहुंच बना सकते हैं। इसके अलावा डिसेबिलिटी को लेके अगर कोई भेदभाव करता है तो उसमें उसके लिए भी दंड प्रावधान किए गए हैं। लेकिन वही जो आपने कहा कि भाई क्या चीफ एजुकेशन, कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी कोई एक्शन ले सकता है उस पर, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ करते हैं? जी ले सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, हाँ, दंड प्रावधान लागू करने के सीधे उसके पास अधिकार भले ही ना हो, लेकिन वो संबंधित डिपार्टमेंट जो भी है वहां बात करके, और उसको क्या है कि सीधे दंड तो नहीं दे सकता लेकिन डांट फटकार लगा सकता है और केस को आगे बढ़ाने में आपकी सहायता वो अवश्य कर सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आपने पूछी थी उसकी ओर भी हम चलें, तो सबसे बड़ी समस्या कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जितने खुलने चाहिए, आप देखो कि जो 2016 से पहले थे वही थे, तो वही हैं। कुछ नए सेंट्रल लेवल पर भी या स्टेट लेवल पर भी खुले ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। और नौकरियों की ओर जब हम बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, एसएससी के थ्रू जो मंत्रालयों में पोस्टें भरी जाती हैं, वो ना जाने कितनी ही पोस्टें, हजारों की संख्या में पोस्टें खाली पड़ी हैं, और एसएससी खाना पूर्ति के तौर पर राइटर कुछ बिठा देता है कि आपको पेपर दिलवा दिए गए हैं, और ऐसे राइटर बिठाता है जो सही से रीड आउट भी ना कर सके, तो जो क्वेश्चन आपको आएगा वो भी आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से फुलफिलमेंट नहीं होती है। दूसरी समस्या, बहुत से सेंट्रल और स्टेट्स गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो लो विजन को नौकरियां हैं वो ज्यादा देना शुरू कर दिया है। अभी सीडब्ल्यूसी की भी पोस्टें निकली थी, और इसके अलावा यूपी की भी जो रिविजनल ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर वगैरह की पोस्टें जो निकली थी, उन दोनों में यही हालात है कि वो टोटली ब्लाइंड की पोस्टें खत्म कर दी गई हैं। तो अगर आरपीटी एक्ट आया है तो सुधार की बजाय मुझे तो जो सरकारें हैं वो अवसान की ओर ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं, और वो सिर्फ कागज का पुलिंदा बनकर रह गया है। उसको लागू करने की सरकारों में अवसाद की मनसा तरफ अभी तो मुझे ज्यादा दिख रही हैं, कागज का पुलिंदा बनकर रह गया है। ऐसे में माता पिता का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दृष्टिबाधित जब अपने घर में पैदा होते हैं, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की, और अगर लड़की हो तो लड़की का तो स्थान हमारे समाज में आप सभी जानते हैं। ऐसे में मैं लवली जी से पूछना चाहूंगा कि माता पिता को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि उनका बच्चा या बच्ची समान व्यवहार में आ सके। ओवर टू यू।
आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि समान व्यवहार, माता पिता ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनका बच्चा समाज में समान व्यवहार मिल पाए उसे। ऐसा हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ दृष्टिबाधित छात्र छात्राएं आते हैं पढ़ने के लिए शहरों में, वो गांव से आते हैं। जो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो गांव में उनको संरक्षण घर वालों की तरफ से कितना मिलता है, लेकिन ये बात सच है कि ज्यादातर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुले हैं वो शहरों में है। और ये माना जाता है, एक सोच बनी हुई है ये भी आप, कि शहरों की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा भविष्य अच्छा बन सकता है। तो माता पिता के साथ समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि वो भी एक समाज का हिस्सा है, और वो समाज का हिस्सा है तो उनके अगल बगल पड़ोसी में कोई ना कोई, वो भी उनके साथी हो सकता है, कुछ कोई भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि समाज की जो एक्सेप्टेंस है इस कम्युनिटी के लिए, कि वो बच्चा 4-5 साल का है, तो कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप को पता ही नहीं है गांव में कि कुछ इनके लिए हो सकता है। तो वो बड़ा हो जाता है, 12-13 साल का हो जाएगा, फिर चिंताएं होती हैं कि भाई इसको पढ़ाना चाहिए। तो उस हालात में क्या होता है कि किसी ने किसी को बताया आस पड़ोस में कि हाँ वहाँ एक विद्यालय है, वहाँ इनको आप डाल सकते हैं। तो जब तक वो आते आते 12-13 साल के हो जाते हैं। और ये सच्चाई है कि हमारी अब थोड़ी सी मतलब सुधार अभी हुआ है, लेकिन अभी भी वो सुधार नहीं है। जो गांव में अभी भी क्या होता है कि बड़े हो जाते हैं बच्चे, तब उनको माता पिता के मतलब किसी के यार दोस्त के थ्रू पता तो चलने के बाद वो, सुधार हुआ है, लेकिन आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आगे और सुधार हो। ऐसे में माता पिता का रोल बहुत बढ़ जाता है। तो विनय जी, आपको नहीं लगता कि अगर मान लीजिए कि मान लीजिए दृष्टिबाधित सब कुछ पढ़ भी लिया, नौकरी भी लग गई, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी माता पिता कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और अगर कर भी पाते हैं तो अगर उनके घर में दूसरा बेटा है तो कहीं ना कहीं उसकी कमाई जो है वो अपने दूसरे बेटे को देना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आपका क्या विचार है? क्विक रिएक्शन, जल्दी चाहूंगा। देखिए देखिए दरअसल क्या है, दुनिया स्वार्थी है और सबको अपने कहीं न कहीं वर्तमान तथा भविष्य की चिंता होती है। दृष्टिबाधित के बारे में जिस तरह से सामाजिक सोच है, घर में भी उसको एक जंग लड़नी पड़ती है। और माता-पिता का एक, अगर आप क्विक पूछेंगे तो मैं 2 लाइनों में यही बोलूँगा कि माता-पिता भी चाहते हैं कि कहीं न कहीं उनका भविष्य और उनकी सुरक्षा उनके दृष्टिवान बच्चे के हाथ से ज़्यादा बेहतर से हो सकती है। इसलिए दृष्टिवान को बहुत सपोर्ट करने से अच्छा है सिर्फ़ इसका आंशिक सहयोग किया जाए और दोहन ज़्यादा किया जाए, ताकि दृष्टिवान बच्चा खुश हो सके और उसको सपोर्ट मिलेगा तो वो हमें कहीं न कहीं ज़िंदगी में सुखी रखेगा। तो शिव कुमार जी, ऐसे में दृष्टिबाधित जो व्यक्ति है उसको फिर क्या करना चाहिए? मैं बहुत छोटे में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए ऐसे में करना क्या चाहिए, देखिए मैं एक चीज बता दूं कि दृष्टिबाधित चूंकि संघर्षों से आगे बढ़ता है, और संघर्षों से आगे बढ़ता है तो कंपैरेटिवली वो भावनात्मक तौर पर यानी वो भावुक होता है, बहुत भावुक होता है। ऐसी स्थिति में वो स्वार्थी नहीं होता है, और जिन रिश्तों ने उनसे सपोर्ट नहीं किया वो उन्हें भी सपोर्ट करता है। ऐसी स्थिति में सपोर्ट करते समय उसको ये जरूर देखना चाहिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये मानवता है। उन्होंने जिस उसके साथ जो भी किया हो, लेकिन अगर वो बुरे हालात में है, सपोर्ट करना चाहिए, उसका परिवार है। लेकिन सपोर्ट करते समय वो अवश्य ध्यान दे कि उसकी स्थिति कहाँ है। कहीं इतना ज्यादा सपोर्ट तो वो नहीं कर दे रहा है कि आगे उसका फ्यूचर जो है वो अंधेरे में पड़ जाए। अर्थात उसको इतने पैसे वगैरह अवश्य रखने चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं ब्लाइंड को कदम कदम पे, टोटली को खास करके कदम कदम पे रिक्शे की भी जरूरत पड़ती है। तो उसको स्वास्थ्य के लिए और अन्य जो
क्रियाकलाप हैं, अन्य आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए उसके पास इतने पैसे हो, खास करके चाहिए जो जिससे वो अपना गुजारा कर सके। दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे जो जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से फिर दोबारा शुरू करता हूं। आपको नहीं लगता कि हमें कुछ सरकारों से ऐसी व्यवस्था करवानी चाहिए हमारे समाज में कि दृष्टिबाधितों को कुछ नौकरियों में, जैसे कि हम कह सकें कि जैसे टीचिंग लाइन में कुछ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर जो थ्योरिकल सब्जेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि वहां पर दृष्टिबाधितों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लिया जा सके। नहीं देखिए दरअसल क्या है कि जो आप कह रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्कूल में बहुत सारे काम होते हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट में मान लीजिए सोशल साइंस में अगर आपके पास अभी भी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं दृष्टिबाधित, एक तो क्या है कि जो आपका बिल, अभी आप बात कर रहे हैं आरपीडी बिल की, उसमें एक क्लोज ये भी कहता है कि आपको अपने नियर बाई हाउस जो है वो 5 किलोमीटर के अंदर में आपको मतलब पोस्टिंग मिलेगी। अब आप एक तरफ आप पोस्टिंग भी मांगते हैं 5 किलोमीटर के अंदर में जो स्कूल हैं, उसके बाद आप कहेंगे कि हमें इन्हीं विषयों में पढ़ाने को भी मिलता है। तो एक ही स्कूल में केवल एक ही काम नहीं होता है, स्कूल में रजिस्टर मेंटेन करना होता है, आपके अपने सब्जेक्ट का लिस्ट बनानी होती है। अगर सारे टीचर या ज्यादातर टीचर ऐसे ही हो जाते हैं, जैसे दिल्ली में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ 15-15 टीचर डिस्ट्रिब्यूट हैं, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कहीं न कहीं आपको 2 में से एक राह चुननी पड़ेगी। या तो आप नियर बाई अपने पोस्टिंग के लिए इतना फोर्स ना करें अपने डिपार्टमेंट को, या फिर अपने सब्जेक्ट में आप इतना रिसर्च ना ले लें, इतनी छूट ना ले लें कि ज़्यादातर पोस्टें या 80% लोग आपके अपने लोग ही भर्ती हो जाएँ। तो ऐसे में थोड़ी मुसीबत आने लगती है कि कहीं न कहीं स्कूल को भी एडजस्ट करने में, क्योंकि पेपर वर्क में दृष्टिबाधित पीछे कहीं न कहीं रह ही जाता है अपने आप में। और अभी भी स्कूलों में पेपर वर्क का जो काम है वो 90% से ज़्यादा है, तो वो सँभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ें तो नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन एनजीओ का जो रोल है वो हमारा बढ़ सकता है। और जैसे भूगोल जो है सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट हैं जिन पर दृष्टिबाधित 10th तक के बच्चों को, 10वीं तक के बच्चों को तो आराम से पढ़ा सकता है, अगर वो थोड़ा ध्यान दे तो। क्योंकि वो उनमें इतना प्रैक्टिकल कम होता है, और वैसे भी आजकल कक्षाओं में ए, बी, सी, डी करके सेक्शन बने होते हैं, तो कुछ सेक्शन को ले सकते हैं और प्रैक्टिकल का जो पार्ट है वो दृष्टिबान के पास हो। तो कुछ इस तरह करके आपको पढ़ाया जा सकता है, बजाय इसके कि एसएसटी का काफ़ी सारा आपको एक वो छूट दे दें उसमें कि दृष्टिबाधित ही पढ़ाए उसमें। इसमें एनजीओ का रोल बढ़ता है कि वो प्रशिक्षित करे ब्लाइंड को, और जो है वो इसमें अच्छी भूमिका निभा सके। तो शिव कुमार जी, मुझे ये जानना है कि जैसे कि दृष्टिबाधितों की बहुत सी समस्याएं होती हैं, ऐसे में आप लॉकडाउन में आप देख रहे हैं कुछ पोस्टें ऐसी आ रही हैं जहां दृष्टिबाधितों को ये कहा जा रहा है कि जब ये लॉकडाउन के समय में एसेंशियल सर्विस दे नहीं सकते, फिर इनको जॉब की जरूरत ही क्यों है, इनको तो जॉब देनी ही नहीं चाहिए। आप ईपीओ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक धारणा, मैं इसको ज्यादा मानता हूँ। एक वही बात कहेंगे इसके बारे में कि ये जो आया है, निश्चित तौर पर ये जिस भी डायरेक्टर ने सर्कुलर ये जारी किया था कि नहीं दिया जाना चाहिए, ये उसकी पिछड़ी मानसिकता को दर्शाता है और कुछ नहीं। क्योंकि आप देखिए कि पहली बात तो ये कि ये किसी डायरेक्टर के अंडर में है ही नहीं, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और इसमें हमें ज्यादा चिंतित होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी एक डिपार्टमेंट का डायरेक्टर कुछ भी नहीं है। खास करके आरपीडी बिल के तहत जो संरक्षण आपको मिला है, उसको एक डायरेक्टर, ये एक डिपार्टमेंट नहीं बदल सकता। अब वो काम लेना नहीं जानते तो उनकी समस्या है। मैंने डिफेंस में बहुत काम किया है, मैं आपको बताऊंगा कि जब वहां पर क्या है कि डिफेंस वगैरह में जॉज वगैरह यूज हो नहीं सकते, ऐसी स्थिति में जब आप उसको सिस्टम देंगे ही नहीं, जॉज वगैरह देंगे ही नहीं। अब मैंने वहां काम किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत सा ऐसा फाइल वर्क और ईमेल का जो वर्क है वो विजुअल इम्पेयर्ड बहुत बेहतरीन तरीके से लिखेगा। और खास करके जो ईमेल का आंसर वगैरह करना है या लेटर का रिप्लाई देना है, अगर उसको सब्जेक्ट बता दिया जाए, तो इंग्लिश में भी बहुत सारे लोग इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं और इतने फ्रिक्वेंट हैं कि वो एक नॉर्मल बंदे से, जो कि एक धर्रे पर चलता है
कि यू आर रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है और उसके आगे वो नोट बदल के लिख देता है, तारीखें बदल के लिख देता है। कट पेस्ट की बजाय विजुअल इम्पेयर्ड बहुत अच्छा काम करेगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। और उस बारे में बहुत से, ये उसकी बात नहीं उस डायरेक्टर की, मैं आपको बताऊं आईएएस लेवल पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानते ही नहीं कि विजुअल इम्पेयर्ड आखिर कंप्यूटर चला कैसे सकता है। और जब तक इस मानसिकता को आप नहीं बदलेंगे, और इसकी शुरुआत नीचे से होनी चाहिए, तो जब तक आप इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक ऐसे रिडिकुलस बयान आपको सुनने को मिलते रहेंगे। तो ऐसे रिडिकुलस बयान आपको सुनने को मिलते रहेंगे। लवली जी, आईएएस लेवल की बात की शिव कुमार जी ने, तो आपको तो अच्छे से याद होगा जब हमने बहुत न्यूज़ पढ़ी थी कि 2005 में कोई पहली सीट मुझे अगर याद है तो मिली थी, और उसके बाद किसी ने क्रैक किया था आईएएस का एग्जाम, और उसके बाद उसे कई दिनों तक ज्वाइनिंग नहीं दी। ऐसे में फिर ये समस्या बाद में भी आती रही है। आप लोग जानते होंगे, हमने तो न्यूज में ही सुना है कि प्रांजल पाटिल करके भी कोई हैं जिनको ज्वाइनिंग करने में बड़ी समस्या आई थी, जबकि उनकी रैंक 124 थी। क्या कहना बिल्कुल, चाहेंगे? आपने बिल्कुल सच कह रहे हो आप ये बात कि प्रांजल पाटिल का नाम तो बहुत ज्यादा चर्चित रहा था, और उनको वो केस के थ्रू उनको सब कुछ करना पड़ा। अब एक व्यक्ति सिविल सर्विस का एग्जाम निकालता है, इंटरव्यू निकालता है, और फिर वो पहुंचता है वहां तक, उसके बाद भी उसको केस लड़ना पड़े, तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ के जो मतलब यूपीएससी कोई छोटी संस्था नहीं है, एक बड़ी संस्था है, और यूपीएससी का एग्जाम सबसे टफेस्ट माना जाता है इंडिया में। और उसके लिए भी अगर वहाँ पे जो लोग बैठते होंगे तो वो जरूर ही दृष्टिबाधित की चुनौतियों और वो क्या कर सकते हैं, इससे वो या तो अनविज्ञ है। तो इसके लिए मैं एक बात कहूंगा कि इसके लिए जो हमारे संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं सो कॉल्ड, उनको थोड़ा सा, क्योंकि ये सिविल सर्विस का आपने पूछा है और सिविल सर्विस का मैं जवाब दे रहा हूँ, साथ में मैं कुछ डिपार्टमेंट और हैं जैसे बैंकिंग हो गया या आपका रेलवे हो गया, वहां पे भी ये भेदभाव नजर आता है। वहां तो ज्वाइनिंग देने के बाद भी सिर्फ बैठा दिया जाता है। अब इस दौरान हमें ये काम करना चाहिए कि एनजीओ जो है उनको वर्कशॉप गवर्नमेंट के साथ टाई अप होकर, रेलवे मान लो जैसे रेलवे के लिए है, तो जो मेन लोग हैं जो इस चीज को काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो उन लोगों के साथ आपका टाई अप होकर वर्कशॉप कराइए, आप उन्हें एजुकेट कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी बन पड़ा है अब। क्योंकि अब कोई उनको कंप्यूटर की जानकारी है, वो क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या कर सकते हैं, ये पता ही नहीं है, और ये कभी विजुअली चैलेंज से वहां पूछा भी नहीं जाता। उसको एक मानसिकता के साथ कह दिया जाता, चलो आप आए हैं, आप बैठे रहिए। तो इस मानसिकता के साथ आएंगे, और फिर समस्या तो यहाँ पर भी देखने को मिलती है। विनय जी, मेरा आपसे सवाल लॉकडाउन से रिलेटेड है कि लॉकडाउन में जिस तरीके से असेंशियल सर्विसों में दृष्टिबाधितों को बाहर रखा गया, ऐसे में मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार से बहुत भारी चूक हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं असेंशियल सर्विसेज में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो दिमाग से लेना होता है, उसमें तो कहीं आना जाना होता नहीं है। जब सरकार मरने के बाद 5-5 लाख 10-10 लाख दे सकती है, तो क्यों ना जब आदमी जिंदा हो तब उसके ऊपर 50,000 ही या 25,000 ही खर्च करके एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया जाए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए एक बैंकर है और दृष्टिबाधित बैंकिंग में काम करता है, मान लीजिए वो घर से काम नहीं कर सकता है, तो घर से कम स्टूडेंटों को पढ़ा तो सकता है। तो ऐसे में कुछ टीचर या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काफी फिट होते हैं, और जो अपने समय पे वो अपना कार्य, अपना एम्बिशन स्थापित नहीं कर पाते हैं, ले नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको जाना बैंक में होता है, चले जाते हैं टीचिंग में उनकी, क्योंकि अब घर तो चलाना है, तो इसलिए। तो ऐसे लोगों की खोज करके इसको बैलेंस किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, आपने क्वेश्चन बड़ा ठीक किया है कि जॉब रिप्लेसमेंट, जो पार्ट टाइम जॉब रिप्लेसमेंट की जो बात कर रहे हैं आप,
ये हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ चीजें हैं, कुछ मतलब वर्क की कुछ लिमिटेड हो सकते हैं। जैसे कि जो बैक ऑफिसेज हैं उनमें तो आप ये काम करने को उनको दे सकते हैं, लेकिन ब्रांचेज में ये काम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रांचेज में जो कंप्यूटर खुलता है वो पर्टिकुलर आईडी पासवर्ड से, और वो साथ में थंब के साथ में खुलता है। थंब अभी भी उन्होंने वो नहीं किया है, क्योंकि थंब उन्होंने रिमूव इसलिए नहीं किया क्योंकि पर्टिकुलर एक थंब एक व्यक्ति की आईडी से खुलता है, तो वो वहां पर इसकी संभावना लगभग 0 सी है। तो इसलिए उन्होंने अभी भी बहुत सी जगहों पे थंब काम कर रहा है, खासकर अटेंडेंस में नहीं, मैं अपना सर्वर पे लॉगिन करने में। तो अब वहां पर दूसरा व्यक्ति जाकर लॉगिन नहीं कर सकता, तो वो बात तो रही नहीं। अब दूसरा जो पॉइंट है कि जो आप एडवाइजरी या फिर टीचिंग वर्सेस, तो बिल्कुल बैक ऑफिस जो फाइल के काम है वो लॉकडाउन इतना लंबा है, और आप 8-10 दिन में व्यक्ति को काम सिखा सकते हैं आराम से, साथ में करते करते वो सीख भी सकता है, बिल्कुल रिप्लेसमेंट हो सकता है। साथ में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाकर के व्यक्ति काम आराम से इंक्वायरी के जगहों पे या फिर कई ऐसी जगहों पे जहां पर उसके काम बंद कमरों में हो सकता है, यानी कि आसपास जो कैबिन है उसमें बैठाकर कराया ना कराना हो, तो वहां पे अपनी उपयोगिता बिल्कुल सिद्ध कर सकता है, और घर में बैठने से कहीं ना कहीं वो बेहतर है। लेकिन इसके पीछे केवल एक ही कारण नहीं है, इसके पीछे दूसरा कारण भी है कि अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है। गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई मैप नहीं है, लोगों के पास भी मैप नहीं है, हमारे खुद के एनजीओ के पास भी इसका बहुत ज्यादा कुछ क्या बोलते हैं विजन नहीं है। वो भी ये चाहते हैं चलो भाई हम ये करके भी लोगों का भला कर दे रहे हैं, तो इसके पीछे कोई मैप लगभग कोई। बहुत, जी जी जी। तो बहुत सारे जो है इसके साइड वो है, मतलब विजन लेस लोगों की जो बहुलता है वो इस काम को रोक रही है। अदरवाइज निश्चित रूप से जो आपकी थिंकिंग है बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट में आप जॉब ले सकते हैं, हालांकि वर्क लिमिटेड होंगे, लेकिन जो खाली बैठने से अच्छा है कि बहुत सारे काम आप डिपार्टमेंट के निकलवा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो तो क्या शिव कुमार जी ऐसा नहीं हो सकता कि जो विनय जी बता रहे हैं कि लॉगिन नहीं कर सकता जाकर, तो उसको टेम्परेरी एक आईडी पासवर्ड बना के क्या दिया नहीं जा सकता 2-4 दिन में? क्योंकि लॉकडाउन अभी आप देखें तो 40 से 45 दिन हो गए हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक अर्थव्यवस्था का काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जब बैंकिंग के बारे में सबसे पहले कहूंगा, क्योंकि ये जो लॉगिन से रिलेटेड चीजें हैं ये बैंकिंग की ही है। क्योंकि नॉर्मल अदर डिपार्टमेंट्स में वो थंब इम्प्रेशन का क्या होता है कि खाली अटेंडेंस के लिए होता है, लेकिन बैंकिंग लॉगिन से ही होता है, उसके बाद ही आप काम कर पाएंगे। तो वो सिस्टम तो आपको घर पे काम करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। जैसे कि एसबीआई में बैंक लिंक होता है, और यूको में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसमें फिनेकल होता है, तो वो सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से आपको घर पे अलाउ नहीं करेंगे। हालांकि फिनेकल में दूसरे तरीके से लॉगिन किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, घर पे भी किया जा सकता है आईआरपीएस के थ्रू। लेकिन उससे ज्यादा, चलिए वो ना भी अलाउ करें सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से और नहीं भी किया जा सकता, ठीक है, लेकिन जो अदर काम है जैसे एसजीएनपीए फॉलो अप है, या मान लीजिए कि अभी मोरेटोरियम मिल गया है 3 महीने का, लेकिन जनवरी फरवरी का जो ओवरड्यू है, तो ओवरड्यू की लिस्ट दे करके विजुअल इम्पेयर्ड अगर एक्सेल में अपने को ठीक ठाक तरीके से, क्योंकि ज्यादा काम नहीं है, अगर एक्सेल थोड़ा भी जानता है तो वो उसमें से जो भी कस्टमर को कॉल करेगा रिमार्क्स लिख करके और आप उसको डिपार्टमेंट को मेल कर दें। ये काम बहुत आसान है, किया जा सकता है। दूसरा, जो ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जो मोबाइल एप्स हैं विभिन्न बैंकों के, जैसे यूको का है यूको एम बैंकिंग प्लस, एसबीआई का है एसबीआई यूनो, तो इसको क्या है कि आपको कस्टमर में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी कॉल करने को लिस्ट दी जा सकती है, और आप उसको कॉल करें, और कॉल करके जो भी रिमार्क्स हैं वो आप एक्सेल शीट में भर के भेज दें। इससे आपका वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विजुअल इम्पेयर्ड ज्यादा इस काम को कर रहे हैं। मैं खुद भी कर रहा हूं और भी कुछ लोग हैं ऐसे जो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा बहुलता में तो मैं यही मानता हूं कि लोग कुछ काम कर नहीं रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के नाम पर, एक बस वो खाली बैठे हैं। इसमें उनकी गलती भी मैं नहीं देता हूं, उनकी भी कुछ अनिच्छा है, वो भी रिलक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा डिपार्टमेंट रिलक्टेंट है। ये दोनों की समस्याएं हैं, मैं किसी पर बोझ दोनों नहीं की डालता। समस्याएं हैं, ऐसे में तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए। विनय जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि आप मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ हमें एक तरह से खाली मांग ही अपनी मांग आगे रखनी चाहिए, या फिर
कर्तव्य भी अपने कुछ दिखाने चाहिए सरकार को कि हम कर भी सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो देखा जा रहा है इस लॉकडाउन में, वो वो लोग भी छुट्टी मांग रहे हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हैं। वो लोग भी ये चाहते हैं कि हमें छुट्टी मिल जाए, घर पे बैठ जाएं। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि दृष्टिबाधित अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं, कि जो कम से कम काम कर सकते हैं, जहां किनको गाड़ियां मिली हुई हैं, अच्छा खासा वो चीजें मिल रही हैं, तो उनको तो कम से कम काम पे जाना चाहिए। क्या विचार है आपका? देखिए, आपने क्वेश्चन काफी ठीक किया है। चलिए, मैं इसके पीछे कारण बहुत बड़ा क्या है कि ये बीमारी जो है वो थोड़ी बड़ी रिस्की है, और दृष्टिबाधितों के लिए ये बीमारी एक काल से कम नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है कि अगर वो इस बीमारी से गलती से ही पीड़ित होता है, तो वो कैसे चीजों को लोगों से मांगेगा, अपना स्वयं का दिनचर्या, स्वयं की जो है वो जीने की जिंदगी को किस तरह से स्थापित करता है अकेले में, क्योंकि आपको प्रॉपरली अपने आप को आइसोलेट करना है, और जो सामान आपने टच कर लिया है, कोई और आपको टच करके नहीं देगा, वो खुद ही उठाना है, खुद ही सब कुछ करना है। एक तरह का आपकी अपनी जीवन संगिनी भी आपसे कोसों दूर हो जाती है। तो ऐसे में व्यक्ति वो स्टेज लाना ही नहीं चाहता है, हालांकि वो तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन दृष्टिबाधित एक्स्ट्रा प्रिकॉशन चाहता है कि कहीं ना कहीं हम इससे इफेक्ट हैं। और दूसरा ये कि जो भी हम काम करेंगे, अगर हम कोई फाइल वाला काम भी करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं किसी के हाथ से टच होकर जाता है, और वो बंदा बाहर से अगर आता है तो वो इफेक्टेड हुआ, तो हमें इसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है, इसलिए दृष्टिबाधित पे यहाँ पे तो इतनी दोष नहीं दूंगा मैं, लेकिन अगर उसका काम कहीं ना कहीं ट्रेवल का ना हो, या ट्रेवल का हो तो उसकी अपनी, उसको किसी और से मतलब ना हो, डायरेक्ट ऑनलाइन प्रोसेस से ही वर्क करना हो, फिजिकल कुछ भी टच करने को ना मिले, कोई भी ऐसा वर्क नहीं, किसी से कोई संपर्क नहीं, प्रॉपरली आइसोलेट वर्क उसका हो अपना, तो निश्चित रूप से वो कर सकता है और करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से है क्या कि ऐसा वर्क है नहीं अब तक, और कहीं न कहीं हमें दूसरों के संपर्क में आना ही पड़ता है। इसलिए ये समस्याएँ थोड़ी-सी ज़्यादा गंभीर हैं, और दृष्टिबाधित अपने आप को बचाना चाहता है। अदरवाइज़ ये काम इतना टफ नहीं है जितना तो अभी लोग ये सोच। आप कह रहे हैं कि दृष्टिबाधित अपने आप को बचाना चाहता है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन होती है कहीं ना कहीं। ऐसे में मैंने तो कई टीचर्स को भी देख रहा हूं कि जो अपनी क्लासेस ऑनलाइन लेने में आज भी आनाकानी कर रहे हैं। उनके बारे में फिर क्या विचार है लवली जी आपका? अ, क्विक रिएक्शन। जो देखो, मैं खुद अभी टीचर, एज अ टीचर ही काम कर रहा हूँ, तो ये बात सच है। और ये आप कह रहे हो कि दृष्टिबाधित दृष्टिबाधित प्लस दृष्टिवान दोनों ही ऑनलाइन टीचिंग के लिए अपने आप को अलग थलग करना चाहते हैं। आप बात करें स्कूल टीचिंग की, तो एक बढ़ावा मिल गया है कि यूट्यूब की वीडियो देखी कोई, और वो आपने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दी, और ये कह दिया गया है कि भाई आप तो ठीक है, मतलब यूट्यूब एक बहुत बड़ा साधन बन गया है। और दूसरी चीज क्या हो गई है कि पुराने नोट्स, अगर पुराने नोट्स हैं, उसकी इमेज आपने ली और ग्रुप में डाल दी, तो ये मान लिया जाता है कि आपने काम कर लिया है। लेकिन अब क्या है कि जो ऑनलाइन टीचिंग है, उसमें ये कारण दिया जाता है, मैं अपने साथी जो कुछ शिक्षक रहे हैं इस बार, कि हमारे पास डाटा की कमी है। ये तो कहना नहीं चाहिए, बट ऐसा है। हमारे साथ टेक्नोलॉजी से हम दूर हैं। ये भी क्योंकि आजकल मतलब मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है। अगर वो व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हैं, तो और भी चीजें जरूर एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये जब सब वो चीजें एक्सेस आप कर सकते हैं। ऐसे में शिव कुमार जी, क्या टेक्नोलॉजी इतनी एक्सेसिबल क्या हो गई है जिसमें आप दृष्टिबाधित काम कर सकते हैं? क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा मैं, 30 से 40 सेकंड में। देखिए, इसमें आपको ये देखना है कि विभिन्न डिपार्टमेंट में, जैसे अगर टीचिंग में है तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, वहां पर आप अगर जुड़ जाते हैं तो आप आराम से पढ़ा सकते हैं। बैंकिंग में
भले ही एक्सेसिबल हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि बैंकिंग में हर सॉफ्टवेयर का अपना-अपना है। जैसे जहाँ एक और जॉस के थ्रू काम करते समय अगर बैंक लिंक और फ्लेक्स क्यूब ज़्यादा एक्सेसिबल है, वहीं फिनेकल 7 बहुत कम एक्सेसिबल है, लेकिन फिनेकल 10 ज़्यादा एक्सेसिबल है। इसकी हमें थोड़ी वो देखनी पड़ेगी कि कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ब्राउज़िंग फॉर्मेट में होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो वर्टिकल फॉर्मेट में होते हैं। तो जितने वर्टिकल और हॉरिजेंटल में जो होंगे, वर्टिकल फॉर्मेट में होगा वो तो ठीक होगा और ब्राउज़िंग फॉर्मेट में, लेकिन जो हॉरिजेंटल फॉर्मेट में चीज़ें होती हैं, उसको JAWS प्रॉपर रीड नहीं करता। ऐसी स्थिति में विजुअल इम्पेयर्ड को एक्सेसिबिलिटी में समस्याएँ तो बिल्कुल आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो काम कर ही नहीं सकता। तो विभिन्न डिपार्टमेंट को में आपको विभिन्न तरीके से सोचना पड़ेगा। कुछ में कम एक्सेसिबल है, कुछ में ज़्यादा एक्सेसिबल है। टीचिंग में ज़्यादा एक्सेसिबल है, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक बार वो कनेक्ट हो गया, तो आराम से पढ़ा सकता है। तो ये रहा आज का हमारे एक्सपर्ट का ओपिनियन। अब मैं चाहूंगा कि क्विक रिएक्शन वो 30-30 सेकंड के दें। पहले लवली जी आप अपनी बात रखें। जी, जी मैं ये कहूँगा कि दृष्टिबाधित का विकास समाज के भीतर हो सकता है और उसमें अनेक चीज़ों का महत्व बढ़ जाता है, परिवार का, संस्थाओं का, सरकारों का। अगर इन सब का तालमेल बन जाए, तो दृष्टिबाधित का जीवन एक अच्छे और सामान्य तरीके से जीवन जी सामान्य सकता व्यवहार है। ऐसे में ओवर टू यू विनय। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन भी दृष्टिबाधित के जीवन में अच्छा रोल निभाता है, बशर्ते इंक्लूसिव एजुकेशन सच में जो वहाँ पे व्यक्ति है वो इंक्लूसिव रूप में दूसरे को देख रहा है और लोगों को पहचानने की कहीं न कहीं शक्ति और उसको प्रॉपर्ली वो सारे एड्स की जानकारी हो जो वो दृष्टिबाधित यूज़ करता है और उसको जानना चाहता है, तो वो उसके राइट्स बताते हुए अगर एजुकेशन लेता है, तो वो कहीं न कहीं लाइफ में सक्सेस होगा। ओवर टू यू शिव। देखिए, दृष्टिबाधित के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है जीवन जीने के लिए। तो शिक्षा तो उसको दी ही जानी चाहिए। बिल्कुल इंक्लूसिव एजुकेशन की ओर भी बढ़ना चाहिए समय के साथ, निश्चित तौर पर, ताकि समाज में उसको बराबरी मिल सके। लेकिन इसके लिए समाज का नज़रिया भी बदलना आवश्यक है। जैसा कि लवली जी ने भी कहा, समाज, परिवार का नज़रिया बदलने के लिए सरकारों को प्रयास अवश्य करना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाए जाने चाहिए। लेकिन सरकारों को भी प्रेरित करने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए कहीं न कहीं एनजीओ को प्रयास करना चाहिए। तभी विजुअल इम्पेयर्ड सक्सेसफुल हो पाएगा, तभी वो जीवन अपना स्वाभिमान से जी सकेगा। जय हिंद। तो ये रहा आज का ओपिनियन। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे इन दृष्टिबाधितों के लिए बहुत जरूरी है और इनके लिए इनके माता पिता का सपोर्ट उसी तरह होना चाहिए जैसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए होता है। सरकार जैसे कि खर्च करती है दूसरे लोगों पर या दूसरे समाज पर, उसी तरह इन पर भी काफी एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए और एक्सेसिबिलिटी को काफी बढ़ावा देना चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि 2015 से या 2014 से जो एक्सेसिबिलिटी कैंपेन चल रही थी, वो शायद अभी तक पूरी 2% भी ना हो पाई हो, ऐसा मुझे तो देखने को मिलता है। क्योंकि कई ऐसे हमने स्कूलों में विजिट किया जहां पर वो दृष्टिबाधित स्कूल तो है, लेकिन वहां पर उनके यहाँ टेक्सटाइल की पूरी तरह से कमी देखने को मिलती है। नाम तो दृष्टिबाधित स्कूल है, लेकिन संसाधन कहीं ना कहीं वो नहीं दे पाते। ऐसे में एनजीओ की भूमिका भी बढ़ जाती है। शायद वो खाना पूर्ति ना करते हुए अपना काम ठीक से करें, तो शायद दृष्टिबाधित अपना काम और अंजाम तक पहुंचा सकता है। इसी थॉट के साथ आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जिंदगी छोटी जरूर हो, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। इसी वादे के साथ कि मिलेंगे किसी और चर्चा में। तब तक आप अपने होस्ट और दोस्त गोपाल को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।